नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इमरान खान के समर्थकों ने राजधानी इस्लामाबाद को घेर लिया है और हजारों समर्थक इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब भी हो गए हैं। वहीं सरकार की तरफ से सेना को तैनात कर दिया गया है और शूट एंड साइट के आदेश जारी किए गए हैं। अभी तक 10 लोगों की जान चली गई है, जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलों के 6 जवान भी शामिल हैं। पीटीआई समर्थक इमरान खान की रिहाई की लगातार मांग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में भड़की हिंसा को लेकर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले डरे हुए हैं ट्रंप के विरोधी। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम की तैयारी, और चलते चलते में देखेंगे यूक्रेन और रूस के बीच जंग की बदलती तस्वीर। अब खबर विस्तार से। पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थक और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प चल रही है। पूरे इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगाया गया है, कर्फ्यू लागू है, लेकिन इमरान खान की पार्टी पीटीआई के हजारों समर्थक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। इमरान समर्थक और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प पर 4 पाकिस्तानी रेंजर और 2 पुलिसकर्मी सहित 10 लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तानी रेंजर्स पर इमरान समर्थकों ने गाड़ियां चढ़ा दी। हिंसक टकराव में 500 से ज्यादा जवान घायल बताए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से अनुच्छेद 245 के तहत सेना को बुलाया गया है और देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। इस बीच बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में प्रदर्शनकारी डी चौक की ओर बढ़ रहे हैं, जो राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद जैसी प्रमुख इमारतों के पास है। प्रदर्शनकारियों ने शिपिंग कंटेनरों और बैरिकेड्स को भारी मशीनरी की मदद से हटा दिया है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी और मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर के नेतृत्व में मार्च जारी है। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण विरोध का दावा कर रहे हैं, लेकिन हिंसा बढ़ती जा रही है। वहीं इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी ने समर्थकों से अपील की है कि वो राजधानी पहुंचे और अपना विरोध प्रदर्शन इसी तरह जारी रखें। उन्होंने इसे केवल इमरान खान की रिहाई का मुद्दा नहीं, बल्कि देश और उसके नेतृत्व की लड़ाई भी बताया है। बुशरा का दावा है कि ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि इमरान खान रिहा नहीं होते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन की ओर से दिए गए नोटिस के मुताबिक सुरक्षा कारणों से इस्लामाबाद में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। साथ ही राजधानी में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध के साथ ही कुछ इलाकों में मोबाइल फोन सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो में इमरान खान के समर्थकों को गैस मास्क और सुरक्षात्मक चश्मे पहने हुए भी दिखाया गया है, ताकि भारी सुरक्षा तैनाती के बीच मार्च निकाला जा सके, जिनके जरिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे इस्लामाबाद और अन्य शहरों के बीच यात्रा करना लगभग असंभव हो गया है। पंजाब प्रांत में प्रमुख ग्रैंड ट्रंक रोड हाईवे के किनारे के इलाकों में एम्बुलेंस और कारों को वापस लौटते देखा गया, जहां सड़कों को रोकने के लिए शिपिंग कंटेनरों का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल जेल में इमरान खान ने 13 नवंबर को एक संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सीधा आदेश देते हुए कहा था कि 24 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाए। इसके लिए उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। साथ ही ये भी कह दिया था कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल नहीं होना चाहते वो पार्टी छोड़ दें। अपने संदेश में इमरान ने कथित तौर पर जनादेश की चोरी, लोगों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी और संविधान के 26वें संशोधन के पारित होने की निंदा की थी। संविधान के 26वें संशोधन पर उन्होंने कहा था कि इसने तानाशाही शासन को मजबूत करने का काम किया है। खान पिछले साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और उनकी पार्टी के अनुसार उन पर 200 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इस बीच पाकिस्तान में मचे बवाल को लेकर अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन का समर्थन करते हैं। हम प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने और हिंसा से दूर रहने का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी अधिकारियों से मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के कानूनों व संविधान के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं। मिलर ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के अधिकार का समर्थन करता है। अब बात अमेरिका की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सत्ता भी नहीं संभाली है, लेकिन ट्रंप के तेवरों से उनके विरोधियों में डर दिखने लगा है, क्योंकि अधिकांश विरोधियों को लग रहा है कि ट्रंप के तेवर तानाशाह वाले हैं और वो अपने विरोधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, और इस डर का असर दिखाई भी दे रहा है।
इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है। विशेष वकील जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ चुनाव में गड़बड़ी और वर्गीकृत दस्तावेजों के दुरुपयोग का मामला दर्ज कराया था और अब उन्होंने अपने मामले को खारिज करने की मांग अदालत से की है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि सत्ता संभालते ही वो सबसे पहले राष्ट्रपति कार्यालय से स्मिथ को बाहर निकालेंगे। इसके बाद स्मिथ ने वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश तान्या चुटकन को 6 पन्नों की फाइलिंग में चुनाव में गड़बड़ी के मामले के बारे में लिखा। उन्होंने अपने बयान में कहा, न्याय विभाग का रुख ये है कि संविधान के अनुसार प्रतिवादी के आरोप तय होने से पहले इस मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए, जिसके बाद जज ने स्मिथ की मांग को स्वीकार करते हुए मामले को खारिज भी कर दिया। दरअसल ट्रंप ने अपने पूरे चुनाव के कैंपेन में अपने विरोधियों को साफ साफ चुनौती दे दी थी। ट्रंप ने कहा था कि वो जब सत्ता में वापस आएंगे तो उन तमाम लोगों को देख लेंगे जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उनके खिलाफ कई मामले शुरू किए गए थे, जिसमें सबसे प्रमुख कैपिटल हिल्स पर हुई हिंसा से जुड़ा मामला था। स्मिथ ने जो मामला दर्ज कराया था वो ट्रंप के 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल पर उनके समर्थकों के हमले के बाद सत्ता में बने रहने के प्रयासों से जुड़ा है। 2020 के राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे आने के बाद ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी राजधानी में जमकर हंगामा किया था। इस हंगामे को आपराधिक साजिश मानते हुए केस तैयार किया गया था और इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार माना गया था। अब कोर्ट में जमा किए गए कागजों में न्याय विभाग ने कहा है कि हमारी स्थिति स्पष्ट है। संविधान इस मामले में प्रतिवादी के शपथ लेने से पहले इस मामले को बंद किए जाने को जरूरी बताता है। इससे उस समय न्याय विभाग द्वारा ट्रंप के खिलाफ बेहद मेहनत से तैयार किए गए मुकदमे पर पूर्ण विराम लगना तय हो गया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं और वो 20 जनवरी 2025 को पदभार संभालेंगे। ऐसे में न्याय विभाग द्वारा दिए गए इस तर्क को कोर्ट मान लेता है तो ट्रंप को शपथ लेने से पहले ही इस मुकदमे से छुटकारा मिल जाएगा, जो उनके लिए बड़ी राहत होगी। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम कराने की कोशिश हो रही है और दावा किया जा रहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम को कैसे जनता के सामने पेश किया जाए, इसे लेकर विचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। ये बैठक ऐसे समय हुई जब पूरे दिन लेबनान से रॉकेट हमले पर इजरायल पर कर रहा था और इजरायली वायुसेना बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बार-बार हमले किए जा रही थी। कान यानेट और हारेट्स की रिपोर्ट, जिसमें यरूशलेम, वाशिंगटन और बैरूत के अधिकारियों का हवाले से बताया गया है कि प्रस्ताव की मंजूरी आखिरी स्टेज पर है। इजरायल ने कहा कि कई और भी मुद्दों को अभी भी सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन यरूशलेम ने प्रस्ताव के मुख्य सिद्धांतों को मंजूरी दे दी है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने पिछले सप्ताह कहा था कि उनके समूह ने युद्ध विराम प्रस्ताव की समीक्षा की है और अब आगे सब इजरायल के हाथ में है। हारेट्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रस्ताव में 3 चरण शामिल होंगे। एक, युद्ध विराम, जिसके बाद हिजबुल्लाह लिटानी नदी के उत्तर में अपनी सेनाएं हटा लेगा। दूसरा, दक्षिणी लेबनान से इजरायल की वापसी और तीसरा, विवादित सीमा क्षेत्रों के सीमांकन पर इजरायल लेबनानी के बीच बातचीत। एक तरफ युद्ध विराम की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ इजरायल लेबनान पर जबरदस्त हमले जारी रखे हुए है। बीच दक्षिणी और पूर्वी लेबनान ने आईडीएफ ने भीषण बमबारी की है, जिसमें कम से कम 36 लोगों की जान चली गई है, जबकि 17 दूसरे जख्मी हो गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी यानी एनएनए ने बताया कि पूर्वी लेबनान के बालबेक हरमिल प्रांत पर इजरायली हवाई हमलों ने 11 लोग मार गिराए, जिसमें नवी चिट गांव के एक आवासीय अपार्टमेंट में 8 और हरमिल में 3 लोग शामिल हैं। इस बीच दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में 25 लोग मारे गए, जिनमें मारा के गांव में 9, एनबाल गांव में 3, गाजी शहर में 2, टायर जिले में 10 और योमोर गांव में 1 व्यक्ति शामिल है। एनएनए ने बताया कि हवाई हमलों में टायर में 17 लोग जख्मी भी हुए। वहीं हिजबुल्लाह ने इजरायल के कब्जे वाले शहर एक्रे के उत्तर में गोलानी ब्रिगेड कमांड के प्रशासनिक मुख्यालय पर हमला किया है। इसमें इजरायल को भारी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में मोशाविम और मलकीह की 2 बस्तियों में भी इजरायली सेना पर हमला किया है। यहां भी भारी नुकसान हुआ। सिनुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि हिजबुल्लाह ने वापसी के दौरान अल वयादा में एक घर में शरण लिए हुए इजरायली सेना को निशाना बनाया, जिससे इमारत नष्ट हो गई और इजरायली सेना के कई सदस्य हताहत हो गए। अब चलते चलते मैं बात यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बड़ा ड्रोन हमला किया है।
कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने टेलीग्राम चैनल पर इसकी जानकारी दी। कीव के मेयर ने बताया कि राजधानी कीव पर लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। कई स्थानों पर धमाके की आवाज सुनाई दी है। कीव की वायु रक्षण प्रणाली ने कई ड्रोन्स को हवा में ही तबाह कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये ड्रोन रूस को ईरान की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कीव पर हुए ड्रोन हमले में 23 लोग अभी तक घायल हुए हैं। रूस का ये हमला ऐसे वक्त हुआ है जब हाल ही में यूक्रेन ने रूस पर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। इसके बाद से ही रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच पश्चिमी देशों की तरफ से रूस में नए आरोप लगाए गए हैं। पहले दावा किया गया था कि कुर्स्क में रूस की तरफ से उत्तर कोरिया के सैनिकों को तैनात किया गया है, जिसके बाद से यहां रूसी हमले तेज हुए हैं और यूक्रेन को पीछे हटना पड़ा है। और अब पश्चिम ने नया आरोप लगाते हुए कहा कि रूस में लड़ रहे उत्तर कोरिया के सैनिक भी कम पड़ रहे हैं। इसलिए यमन के हूतियों को भी रूस ने हथियारों का लालच देकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल कर लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक हूती जनरल की कंपनी ने यमनी युवाओं को अच्छी नौकरी और नागरिकता का झूठा वादा देकर रूस भेजा है। अल जबरी जनरल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी एसपीसी नाम की इस ओमानी कंपनी ने इन यमनी लोगों को भर्ती किया था। इस कंपनी के मालिक अब्दुल वाली अब्दो हसन अल जबरी हैं, जो एक हूती नेता और कमांडर हैं। रिपोर्ट में नबील नाम के एक व्यक्ति के हवाले से बताया गया है कि कंपनी खुद को चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की आपूर्तिकर्ता बताती है। कंपनी ने सुरक्षा और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में नौकरी देने की बात कहकर लोगों को यहाँ भर्ती किया। रूस पहुंचने के बाद उन्हें युद्ध के लिए यूक्रेन के जंगलों में भेज दिया गया और लड़ने के लिए कहा गया। फाइनेंशियल टाइम्स ने रूस पर बड़े आरोप लगाए, लेकिन खबर के सोर्स का हवाला नहीं दिया है। ऐसे में इसे अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडा भी करार दिया जा रहा है। तो वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।